नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दशरथ पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। जैसा कि आपको सामने दिख रहा हो कि हम लोग क्या लेके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आए हैं और ये यूपी से रिलेटेड है। किससे? यूपी से रिलेटेड आपका है। और आज का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले साल का जो क्वेश्चन थे जो 2018 में आए हुए थे, 2018 में जो जीएस के क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरह के प्रश्नों की प्रवृत्ति थी, किस तरह की उनकी प्रकृति थी, किस तरह के प्रश्न आए हुए थे और आगे आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। अगर देखिए प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछले साल का जो पेपर होता है, देखने का उद्देश्य में यही होता है कि हम लोग देख सके, समझ जाएं कि भैया आखिर इस बार, पिछले बार इस तरह का प्रश्न आया था तो आखिर किन किन क्षेत्रों से किस तरह के प्रश्नों की आने की उम्मीद है, किस तरह के प्रश्नों की संभावना है। तो यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं रखेंगे, बस प्रश्न आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए आपके एग्जाम में इस तरह के जीएस के प्रश्न आते हैं। और 40 प्रश्न आपके एग्जाम में, देखिए वैसे तो आते हैं 38 है, वैसे तो आते कितने हैं, 38 हैं, लेकिन हम 40 मान के चलते हैं, 40 एक उसमें रख के चलते हैं कि 40 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्नों में अगर आपने यहाँ पे 30 तक का, हम 30 मान के चलते कि अगर 30 तक का आपने यहाँ पे स्कोर कर लिया तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में हो जाएंगे और आपकी जो संभावना है एग्जाम में पास होने की वो क्या है, बढ़ जाएंगे। चलते हैं बिना किसी देरी के हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। देखिए ये प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं है, ये ऐसे प्रश्न है जिनको मैंने थोड़ा सा शामिल कर लिया। आगे 2-3 प्रश्न, क्योंकि 38 प्रश्न ही थे ऐसे जो प्रीवियस ईयर में आते, तो 40 पूरा करने के लिए मैंने कुछ अलग से प्रश्न डाल दिए, 1-2 प्रश्न बस हो गया, वही है। तो ये वैसा ही प्रश्न है। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण किस वेद में मिलते हैं। आपको पता है 4 वेद अपने आए हैं, जिनमें हम ऋग्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बोलते हैं। उन 4 वेदों में अलग अलग बातें अलग अलग तरह से समझाई गई हैं। तो यहाँ पे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है उनमें क्या नाम है, धार्मिक बातें हैं। दूसरी बात, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जो नियम कानून कर्मकांड थे उनके बारे में यहाँ पे बात बोली गई है। सामवेद आपको पता है कि संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद आपको वशीकरण, जादू टोना, अन्य और चिकित्सा, अन्य चीजों से क्या है, संबंधित वेद है आपका। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि ऋग्वेद में कई प्रसंगों में वर्णित अघन्या शब्द का उल्लेख मिलता है, ये किससे संबंधित था। ठीक, क्या पुजारी के लिए, महिलाओं के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मणों के लिए। तो याद रखिए अघन्या का मतलब होता था ना मारे जाने योग्य। क्या? ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, मतलब वो चीज जो मारे जाने योग्य ना हो। और ये शब्द गाय के लिए प्रयोग होता था। किसके लिए? गाय के लिए प्रयोग होता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर में, देखिए अब यहां से आपके प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने शुरू हो गए। ठीक, जो आपके यूपीपी में 2018 में जो पेपर बना था उसमें क्या हुआ था, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। अब सारे प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं, तो आप ध्यान से देखिए कि किस तरह के प्रश्नों की प्रवृत्ति है, किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले प्रश्न ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा। तो आपको पता है कि 1905 में बंगाल विभाजन भारत के अंदर होता है। तो बंगाल विभाजन भारत के अंदर होता है तो वहां पे अमर सुनार बंगला नामक क्या लिखा जाता है, एक गाना लिखा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो आगे चल के जब बांग्लादेश आजाद होता है पाकिस्तान से 1971 में तो क्या होता है, वहां पे बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गान बन जाता है। तो अमर सुनार बंगला जो गाना था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके लिए, बाद में लिखा तो भारत में क्या नाम है, बंगाल विभाजन संबंधित था, लेकिन बाद में ये बांग्लादेश का क्या बन जाता है, ये बन जाता है राष्ट्रीय गान। एक चीज और याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे भारतीय जिनको 1913 में, कब, जिनको 1913 में क्या मिला, जिनको 1913 में साहित्य का नोबेल मिलता है। किसका? 1913 में साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो देखिए कितना डीप में जाकर के आपको चीजों को पढ़नी पड़ेगी, तब वहां से जाके आपके प्रश्न क्या होंगे, निकल के सामने आएंगे और वो सॉल्व भी आपके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महिलाएं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक को मेखला चादर कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक है उसको आपको भरना है कि किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक को मेखला चादर कहते हैं। तो याद रखिए ये असम की महिलाएं हैं। असम की महिलाएं क्या हैं, मेखला चादर नामक परिधान पहनती हैं। देखिए मेखला चादर असम की जो महिलाएं पहनती हैं, ये एक तरह सा इनका परिधान है, पारंपरिक परिधान, जिनको ये लपेट के अपने शरीर पे क्या करती हैं, पहनती हैं। वहीं एक और परिधान है जिनको हम सोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोला। और उसको एक और है जिसको हम फोटुआ बोलते हैं, फोटुआ। ठीक है, फोटुआ। ठीक है, फोटुआ बोलते हैं। ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला असम में क्या है, पारंपरिक परिधान है। वहीं एक चीज और याद रखिएगा, गमोचा नाम आपने सुना नहीं होगा, तो गमोचा, क्या
गमोचा होता है। और गमोचा क्या है? गमोचा एक तरह से अंगोछा से संबंधित है, और ये असम का क्या है? एक तरह से असम का कपड़ा है जो हाथ से बुन के बनाया जाता है, अंगोछा टाइप का। और वर्तमान में इसको GI टैग भी दिया गया है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है, हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न आए, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आपको पता है, पहले चंद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे आते हैं जिनका नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं। तो चंद्रगुप्त के बेटे के बारे में पूछ रहा है, तो बिंदुसार क्या हो जाएगा? यहीं पे सही आंसर आपका हो जाएगा। बाकी चीजें हम प्रॉपर क्लास में डिस्कशन अच्छे से करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति बता रहे हैं कि देखिए किस तरह की आ रहे हैं प्रश्न, उनकी प्रकृति किस तरह की बन रही है प्रश्नों की। और आपको यही चीज समझ के चलना है कि देखिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो कहां तक आपको जीएस पढ़ना चाहिए, किस तरह के आपको जीएस को देखना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीलम संजीव रेड्डी कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? देखिए पॉलिटी में इस तरह के क्रम में पूछ भी लिया, तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझा देता हूँ। वैसे अभी यहाँ पे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह बने थे। अब यहाँ पे आइए, कुछ थोड़ी सी डिटेल में आपको देता हूँ, समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वी गिरी, क्या वी गिरी जिनको हम बोलते हैं, ये क्या हुए? राष्ट्रपति बने। यहाँ पे कुछ क्रम पे देखते हैं, बस हो गया। जो बनते हैं कब? 1969 से 74 तक रहते। कब तक रहते हैं? 1969 से लेकर के 74 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद फखरुद्दीन, क्या उसके बाद फखरुद्दीन जिनका नाम था वो क्या है? वो बनते हैं ठीक राष्ट्रपति। और कब से कब तक के लेकर के? वो बनते हैं 74 से लेकर के किसके लिए? 77 तक। 77 में इनकी क्या हो जाती है? फखरुद्दीन की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद बनेंगे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी बनते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से क्या हुए थे? चुने गए थे। कब से कब तक रहे? ये 77 से लेकर के 82 तक रहे। और नीलम संजीव रेड्डी के बाद अभी हमने आपको बताया क्या? ज्ञानी जैल सिंह क्या बनते हैं? ज्ञानी जैल सिंह क्या बनते हैं? भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, जो 82 से लेकर के कब तक रहते हैं? जो 1982 से लेकर के 87 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग, जेबी वीटो, किसका? इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया। और वीटो में क्या? जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ये भी याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ज्ञानी जैल सिंह ही थे जिन्होंने क्या किया था? जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर नहीं है? तो यहाँ देखिए, ये नौसारी शहर जो आपको दिख रहा है, नौसारी शहर गोदावरी तट पे नहीं, बल्कि यह पूर्णा नदी के तट पे। कहाँ पे? पूर्णा नदी के तट पे है। और पूर्णा नदी कहाँ बहती है? गुजरात में। नौसारी जिला कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात किस लिए फेमस? ये सत्याग्रह वाला जो हुआ था, गांधी जी का सत्याग्रह, वहां से क्या है? वहां से ये क्या है? सत्याग्रह मार्च जो था वहां से संबंधित है, उसके लिए प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक स्थल भी है। ठीक, गोदावरी नदी आपको अच्छी तरह से पता है कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती नासिक से, जिसकी किलोमीटर लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है एवं गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी के में से एक ये मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्नों की प्रवृत्ति देखिए किस तरह के प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीप राज्य का नाम बताइए। कैपरी, इबिसा, तस्मानिया, रोड्स। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, मान लीजिए ये क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके जस्ट नीचे क्या है? तस्मान है। क्या है? तस्मान, तस्मानिया, जो कि क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से क्या होता है? अलग होता है बॉस जल संधि के द्वारा। किसके? बॉस जल संधि जो है, बॉस जल संधि जो है उसके द्वारा यहाँ पे अलग होता है। ये एक द्वीपीय राज्य है। कौन? तस्मानिया एक द्वीपीय राज्य है। इसकी राजधानी होबार्ट है। इसकी राजधानी क्या है? होबार्ट इसकी राजधानी है। इस चीजों को याद रखिए। देखिए कहां से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहुंच सकता है। इसी तरह कुछ और देशों की राजधानी, जैसे वेनेजुएला की राजधानी काराकास है, उसी तरह साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है। ये कुछ राजधानियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। भारत से लगे हुए देशों की राजधानियों के नाम, अन्य देशों के नाम जो चर्चित रहे हो स्थल, उनके नाम के बारे में भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी धातु विश्व का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे पाया जाता है? तो उसको हम बोलते हैं थोरियम। थोरियम केरल का जो तट है, और भी जगहों पे पाया जाता है, लेकिन मेन रूप से केरल के तट पे जो मोनाजाइट है, मोनाजाइट में से क्या निकाला जाता है? मोनाजाइट से क्या निकाला जाता है?
थोरियम निकाला जाता है जो एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। इसको आगे ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो आपको जल्दी बताना है। तो कराकास है। देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा, वैसे क्यूटो किसकी राजधानी है? तो क्यूटो मैंने अभी आपको बताया कि ये इक्वाडोर की राजधानी है। ठीक है, इसी तरह क्या नाम है, सैन सल्वाडोर किसकी राजधानी है? तो अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है। वही निकोसिया किसकी है? तो साइप्रस की राजधानी है। ठीक है ना। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको इनको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इनको भूलना नहीं है आपको। आगे चित्रकूट जलप्रपात बहुत फेमस है, बार बार पूछा गया है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे? इंद्रावती नदी है उसके तट पे, या इंद्रावती नदी पर, सॉरी तट पे नहीं, इंद्रावती नदी पर ये जलप्रपात है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। कहाँ? बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ में, वहीं पे ये क्या है, स्थित है। इसको भारत का नियाग्रा भी बोलते हैं। इसको भारत का क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से जब हम प्रॉपर क्लास वगैरह पढ़ेंगे तब। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोग नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी अधिनियम क्या है, किसको हम बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है फिशिंग से। फिशिंग क्या है? फिशिंग में आपको फालतू के मैसेज आएंगे, आपके जो आपकी गुप्त जानकारियां हैं उनको निकाल करके फिर उनका प्रयोग करके आपके बैंक खाते से पैसा उड़ा दिया जाता है। उसको फिशिंग बोला जाता है, जालसाजी में फंसाना। यही चीज क्या होती है, इसको बोली जाती है, जिसको हम ऑनलाइन चोरी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, जिनको हम ऑनलाइन चोरी भी बोलते हैं। ऑनलाइन क्या बोलते हैं? चोरी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, फिशिंग के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं। 2008 देखा, ये क्या है, ये करंट है। तो करंट में देखिए नोबेल पुरस्कार कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। तो अभी हमको वर्तमान का क्या करना होगा, वर्तमान का नोबेल देखना होगा। ये जो हम आगे देखेंगे ये सिर्फ बताने के लिए कि कैसे देखिए एग्जाम में आपके प्रश्न आए हुए थे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे ये देखिए पुरस्कार से संबंधित भी आपके क्या पूछ लिया गया यहाँ पे क्वेश्चन। अब पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए ये करंट अफेयर्स हो गया। ठीक, वैसे ही देखिए यहाँ पे फिर एक ये भी चर्चित मुद्दा था उस टाइम पे, 2013 में इनकी बुक आई थी। आगे इसको आगे चल के क्या किया गया, नाम दिया गया। तो इनकी बुक जो नाम थी, जिनका नाम था अनब्रेकेबल क्या एमसी मैरी कॉम की बुक थी, जिसको 2014 में 13 में क्या किया था, अमिताभ बच्चन द्वारा इसका विमोचन भी किया गया था। इसी पे क्या पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया। प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की है बुक जो उनके द्वारा लिखी गई थी। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये करंट का मैटर है। लेकिन जरूरी ये है कि देखिए आपको कुछ चर्चित बुक्स हैं उनका नाम अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न आते रहे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाया हुआ है? तो आपको पता है कि भारत के अंदर अन्य लोग भी हैं जो क्या पाए हुए हैं, नोबेल पुरस्कार पाए हुए। जैसे कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वहीं सीवी रमन को विज्ञान में दिया गया है, भौतिकी में दिया गया है। वहीं यहाँ पे हरगोविंद खुराना को साइंस में दिया गया, जीव विज्ञान में दिया गया। किस लिए दिया गया? इन्होंने डीएनए को क्या किया था, उसमें कुछ संशोधन वगैरह करके उसको एक तरह से फिंगरप्रिंट के रूप में प्रयोग संबंधित चीजों के लिए क्या किया, काम किया, इसलिए इनको मिला। कैलाश सत्यार्थी को आपको पता है कि इनको शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया हुआ था। ठीक ना। ये कुछ नोबेल्स हैं जिनके बारे में आपके प्रश्न आता है। तो सबसे पहले अमर्त्य सेन हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त हुआ है। भारत के अंदर ऐसे व्यक्ति यही हैं। ठीक है, साहित्य का आपको बता ही चुके हैं कि साहित्य का नोबेल किनको प्राप्त हुआ था, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को। आगे चलते हैं। हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य दिव्य राजा राम ने की राजधानी अयोध्या में शासन किया था। तो आपको पता है कि अयोध्या जिसकी राजधानी कोसल थी, कोसल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या एक तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे सही ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों से रिलेटेड उसकी राजधानियाँ, ये सब इतिहास में आपके चले जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट। 16 महाजनपद उनकी राजधानियाँ कहाँ थी, किस क्षेत्र में थी। ठीक, ये सारे प्रश्न देखिए ऐसे पूछते हैं। आगे कौन सा कथक घराना नृत्य के रूप में आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये बहुत ही डीप में पूछा हुआ प्रश्न है। अगर ये नहीं भी सही होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डीप में पूछ लिया। घराना आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से घराने से कौन से व्यक्ति संबंधित रहे हैं, लेकिन ये डीप में पूछ लिया कि आध्यात्मिक पहलुओं को क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि ये तीनों घराने ऐसे हैं जो कथक से संबंधित है। जयपुर, बनारस, लखनऊ, ये तीनों, बरेली नहीं है लेकिन जयपुर और क्या नाम है, बनारस, जयपुर, बनारस
और लखनऊ, ये तीनों कथक घराने, कथक नृत्य से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक पहलुओं पर फोकस किया तो लखनऊ वाला पोर्शन सही हो जाएगा। इसके लिए बहुत डीप डिटेल चाहिए, वो सब आप प्रॉपर क्लास में हम लोग देखेंगे आगे जब हम वो पढ़ेंगे यूपी स्पेशल। ठीक, यहाँ पे देखिए फिरोजाबाद, फिर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आया, 200 वर्षों से अधिक किसके लिए उत्पादन किए, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक ना, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। आगे 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई, शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया, किसने हराई, आपसे प्रश्न पूछ लिया। सारी डिटेल तो इसी में दे दिया। देखिए बहादुरपुर की लड़ाई कब लड़ी गई, बहादुरपुर की जो लड़ाई है ये लड़ी गई आपकी 1658 में। कहाँ लड़ी गई, तो ये बनारस के पास एक क्षेत्र है, क्या है, बनारस के पास क्षेत्र है, वाराणसी से लगभग कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की दूरी पर ये बहादुरपुर नामक क्या एक क्षेत्र है। वहीं पे क्या होता है, दारा सिकोह का पुत्र था, कौन, दारा सिकोह का पुत्र था, जिसका नाम था सुलेमान सिकोह, जिसका नाम क्या था, सुलेमान सिकोह। सुलेमान सिकोह के मध्य और उसके चाचा के मध्य क्या होती है, शाह सूजा के मध्य लड़ाई होती है बहादुरपुर की, जहां पे शाह सूजा को सुलेमान क्या करता है, हरा देता है। ठीक ना, तो यहां से ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, ये चीजें आपको याद रखना है। ये उत्तराधिकारी युद्ध से संबंधित है। शाहजहां के 4 बेटे होते हैं और शाहजहां के 4 बेटे आपस में जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो गद्दी को लेकर संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। 4 बेटों में दारा सिकोह था, शाह सूजा था, औरंगजेब था और मुराद बख्श था। इन चारों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें आखिरी में औरंगजेब और दारा सिकोह 2 मेन उभर के सामने आते हैं, जिसमें औरंगजेब क्या करता है, दारा सिकोह को पराजित करके अपनी गद्दी को संभाल लेता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें भी कोई बताने की जरूरत नहीं, मुरादाबाद आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए करंट अफेयर्स का है कि किसको नियुक्त किया गया, तो राम नाईक को उस टाइम पे नियुक्त किया गया था, आपको अच्छी तरह से पता है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में शारीरिक क्षमता के लिए पुरुष जिम्मेदारी की दौड़ना कितनी दौड़, देखिए अब शारीरिक क्षमता से रिलेटेड प्रश्न डाल दिया यहाँ पे, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। अगला प्रश्न कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने, ये करंट का है, क्या है, ये करंट का क्वेश्चन था। उस टाइम पे ये जो घटना थी ये न्यूयॉर्क के लिए की गई थी। तो देखिए करंट भी आ रहा है, यूपी स्पेशल भी आ रहा है, अलग अलग चीजें क्या है आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आपको सारे पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर करना है, हिस्ट्री से लेकर के पॉलिटी तक पूरा। ये देखिए बहुत डीप में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि संघनन बहुलक कौन है, तो संघनन बहुलक यहाँ पे कौन था, ये था पॉलीप्रोपिलीन। क्या था, पॉलीप्रोपिलीन क्या था, ये संघनन बहुलक के नाम से जाना जाता है। ये बायो से संबंधित है, बायो में केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है साइंस में। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन आए, हम सारी प्रॉपर क्लास में सब पूरा अच्छे से डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अभी तो आप देखिए कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति कैसी आ रही है, कुछ क्वेश्चन को आप सही करते हुए चले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कठोर कोयला 80 से 95% तक जिसमें कोयला पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रासाइट। यहाँ पे कुछ आपको हम डिटेल दे देते हैं जो आपके लिए क्या होगी, आगे काम में आएगी। देखो कोयले के 4 प्रकार होते हैं, वैसे प्रकार बहुत से होते हैं लेकिन हम मेन 4 प्रकारों की बात करेंगे। पहला होगा लिग्नाइट, पहला क्या होगा, लिग्नाइट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिग्नाइट। इसमें कोयला पाया जाता है कितना, इसमें कोयला का प्रतिशत होता है 25 से लेकर के कितना 25 से लेकर के 35% तक पाया जाता है। उसके बाद सब बिटुमिनस होता है, सब क्या होता है, बिटुमिनस होता है, बी का मतलब बिटुमिनस, आप समझ जाइएगा। इसमें 35 से लेकर के कितना, इसमें 35 से लेकर के 45 तक पाया जाता है। उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद क्या होता है, बिटुमिनस होता है जिसमें 45 से लेकर के 80% तक क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। उसके बाद एंथ्रासाइट होता है जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जिसमें 80% के ऊपर क्या होता है, कोयला पाया जाता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन, ये इसका आंसर दिया गया था। बहुत डीप में आएगा, इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको गलत करने के लिए दिए जाते हैं, आप जबरदस्ती अटेम्प्ट करिए और आपके गलत हो जाए। जो नहीं आता तो उसको साइड में रख दीजिए, क्योंकि इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए आप पूरी केमिस्ट्री चाटना शुरू कर दें। अब तो फिर ये हो जाएगा ना कि जिस पोर्शन से आपको प्रश्न आ रहे थे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गैल्वेनाइजेशन, देखिए ये क्वेश्चन हर बार बनता है, ये फिर बनेगा। गैल्वेनाइजेशन का अर्थ स्टील को पतली परत से ढकना है, बिल्कुल सही बात है। ये किस लिए, ये जो गैल्वेनाइजेशन होता है ये किससे होता है, तो जस्ते की परत होती है जिसको स्टील के ऊपर या लोहे के ऊपर, किसके ऊपर, लोहे या स्टील के ऊपर क्या किया जाता है, इसको
डाला जाता है। ठीक, लोहे या स्टील के ऊपर इसको क्या किया जाता है, डाला जाता है। जस्ते की एक पतली परत होती है जिसको चढ़ाया जाता है ताकि जंग से क्या किया जा सके, बचाया जा सके, ताकि जंग से बचाया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है कहां से, तो यह कहां से शुरू होता है, तो यह शुरू होता है कहां से भैया, यह शुरू होता है हृदय का जो बायां निलय होता है, कहाँ, बायां निलय जो हृदय का होता है वहां शुरू होता है। आपको पता है कि धमनी का कार्य होता है अपने शरीर में क्या पहुंचाना, शुद्ध रक्त पहुंचाना। क्या, शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य किसका होता है, धमनी का होता है। ठीक, ऐसे ही शिराएं जो होती हैं अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में लेके आती हैं, जिनको हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं आगे की तरफ। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फिर से सामने आपको दिख रहा है, तो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम कुछ चीजें बता देते हैं। आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, 19 को एक नई यूटी बनाई गई, यूटी बनाई गई जिसका नाम क्या था, जिसका नाम J&K। पहले ये राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को एक क्या बना दिया गया, यूटी का दर्जा दे दिया गया। और यही क्या है, इससे पहले इसकी विधानसभा को क्या किया गया था, वहां पे इसकी विधानसभा को भंग किया गया था 2018 नवंबर में। ठीक, 2018 नवंबर में भंग किया गया था। ठीक, लेकिन ये करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही, कैसी चीजें नहीं चल रही हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर से देखिए, भारत ने क्या किया, भारत, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ये भी एक करंट का ही क्वेश्चन है। देखिए, करंट के क्वेश्चन आपको 4-5 मिल चुके हैं। ठीक, तो मतलब 40 में आप मान के चलिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो करंट से संबंधित होंगे। हम करंट भी आपको कराएंगे। भारत की पहली इंजन रहित गति ट्रेन 18, ये भी देखिए करंट का वो क्वेश्चन है। ये चेन्नई नामक जगह है, चेन्नई में क्या किया गया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक ना, ये पहली ऐसी ट्रेन थी जो इंजन रहित गति ट्रेन है। ठीक, पहली इंजन रहित गति ट्रेन है। तो ये भी अगले प्रश्न देखिए यहाँ पे, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन सम्मेलन, ये एक देखिए संघ और सम्मेलन संबंधित है। तो 1944 में एक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है जहां पे 2 संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। एक का नाम था वर्ल्ड बैंक, एक का नाम है IMF। ठीक, IMF, इनकी स्थापना की बात यहाँ पे बोल दी गई 1944 में, लेकिन ये स्थापित होते हैं कब, 1945 में। कब स्थापित होते हैं, 1945 में। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स भी हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, IMF। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का संगठन की कल्पना की गई थी। आगे चलते हैं, वैदिक सभ्यता किस नदी के विकसित हुई, तो आपको पता है सरस्वती नदी ऐसी है जिसको वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी के रूप में जाना जाता था। तो अतः इसी के तट पे भी क्या हुई, विकसित हुई। अन्य नदियां भी हैं जिनकी हमको चर्चा मिलती है, लेकिन यहाँ पे उन नदियों की चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे हम सरस्वती टिक मारेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता में हमको गोदावरी, कावेरी, कृष्णा इनके बारे में जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं, इसलिए सरस्वती को यहाँ पे हम सही मान के चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो आप याद रखिए 1865 में स्थापित हुआ इलाहाबाद बैंक। कौन, इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1906 में, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1909 में, और यूको बैंक की स्थापना 1943 में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 1865 में स्थापित होने वाला इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना बैंक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वार्षिक भारतीय संस्कृति संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये पुणे में मनाया जाता है। ये भीमसेन जोशी के द्वारा 1953 से, कब से, 1953 से मनाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा, महाराष्ट्र के पुणे में ये मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पे किया, तो ये किया था कश्मीर में। ये अपनी पत्नी नूरजहां के लिए, किसके लिए, नूरजहां के लिए क्या करता है, शालीमार बाग का निर्माण करवाता है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। कौन करवाता है, जहांगीर करवाता है। फिर रिपीट हो गया आपके क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास NDDB के अध्यक्ष का नाम किसके द्वारा दिया गया था, मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसकी स्थापना 1965 में की गई, ये आखिर इसके अध्यक्ष का नाम, इसके अध्यक्ष को, पहले अध्यक्ष किसके द्वारा घोषित किए गए, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा घोषित किया। पहला अध्यक्ष बनाए कौन गए थे, वर्गीज कुरियन, जिनको दूध वाले के नाम से भी जानते हैं, ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जानते हैं। आपको पता है कि 1970 में
श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है, जहां हम दूध के लिए आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में आपको पता है कि पहले 22 भाग थे शुरू में, अब वर्तमान में 25 भाग हैं। कैसे हो गए सर? क्योंकि कुछ संविधान संशोधनों के माध्यम से क्या किया गया है, नए नए भागों को ऐड किया गया, इसीलिए वर्तमान में 25 भाग क्या हैं अपने संविधान में हमको देखने को मिलते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार 25 से ज्यादा भी हैं, लेकिन यहाँ पे 25 ही ऑप्शन टिक किया हो इसलिए सही हो जाएगा। वैसे तो 26 से 27 हो चुके हैं ऐसे जोड़ा जाए तो टोटल, ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? तो आपको पता है कि हैदराबाद नामक जगह है जहां पे आईपीएस की क्या की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, जिनको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी के नाम से जानते हैं। वहां पे आईपीएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है, उसकी वो कहां पे है? वो हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, ठीक। तो ये आपके प्रश्न थे कुछ जो क्या होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। क्या होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और पूछे गए हुए प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है कि भाई जो भी प्रश्न आए, जैसे भी प्रश्न आए, यहाँ पे ये चीजें आपको जरूर करनी है कि सबसे पहले प्रश्नों की प्रवृत्ति को जान लीजिए कि प्रश्न किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स आ रहा है, लगभग हम अगर मान के चलें तो 6 से 7 करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा, इससे कम तो नहीं मिलेगा। वहीं पे हिस्ट्री को आप देख लीजिए तो ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन वही 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसके बाद आप देख लीजिए सामान्य जानकारी जो है वो भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हर एक पोर्शन से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, साइंस से भी देखने को मिलेगा। तो सारे पोर्शन को आपको जीएस में पकड़ मजबूत बनानी होगी। अगर आप जीएस को सही से नहीं लेंगे, हल्के में लेंगे, तो आप बहुत पछताएंगे फ्यूचर में, क्योंकि आपको पता है जीएस 38 क्वेश्चन है, 38 में अगर आप 30 सही कर ले जाते हैं तो 60 नंबर का इजाफा आपके उसमें ये करवा देगी। और अगर अन्य में भी आप ऐसे ही करते हैं, मान लीजिए कि एक एवरेज लेते हैं, एक एवरेज हम ये निकालते हैं कि मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएगा? 150 क्वेश्चन आएगा। और 150 क्वेश्चन में अगर मेरे हिसाब से सब में 38 का एवरेज हम निकालें, किसी में क्या नाम है कम कर लें, तो अगर सब में आप 30 का एक एग्जाम्पल रखिए, मान लीजिए जीएस में आप, हम कह रहे हैं चलिए जीएस बहुत टफ पूछता है तो सर चलिए जीएस में आप 25 से 30 के बीच में रख लीजिए, 25 से 30 रख लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद रीजनिंग में हम ये मान के चलते हैं कि आप 30 सही करेंगे। उसके बाद हम मान के चलते हैं मैथ में आप 30 सही करेंगे और हिंदी में 30 के ऊपर ही सही करेंगे। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 3 3 9, और उसके बाद हम मान ये चलते हैं 5 9 9 1 10। देखिए अगर आप इतना कम मान के चलते हैं 9 11, ठीक, अगर आप इतना कम मान के चलते हैं तब आपके 115 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और 115 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो 115 क्वेश्चन का मतलब है 230 नंबर। 115 क्वेश्चन का मतलब क्या है? 230 नंबर। और पिछली बार की मेरिट आपको अच्छी तरह से पता है कि जिनका 222 नंबर था जर्नल में, वो क्या पा गए? सिलेक्शन पा गए। तो 230 इस बार मुझे नहीं लगता कि 300 में जो व्यक्ति 230 से ऊपर लेके आ गया उसको कोई हटा सकता है इतने पद होते हुए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ये पोर्शन रहेगा और सब पोर्शन से आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। किसी का भी एक पोर्शन कमजोर रहा तो वो बाहर हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप अकेले ऐसे नहीं है, ठीक है, आप अकेले ऐसे नहीं है, सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, ठीक। तो बाकी आपके लिए मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा, जीएस की भी कुछ डालता रहूंगा, ताकि आप देखते रहिए, सारी चीजें अपनी तैयार करते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा।